हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जीएस 3 का एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक ले रहे हैं, विच इज ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हमने कल्टीवेट कर लिया है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब हमारे खेत से लेके जहाँ पे मंडी है या जहाँ पे मार्केट है वहाँ तक लेके जाना है और वहाँ पे कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है। तो इनसे रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर के बारे में जिसमें आई जस्ट वॉन्ट टू टेक योर अटेंशन हियर कि जब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम या हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या एग्रीकल्चर यील्ड को इंक्रीज करना है, तो ऐसे में चलो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो गई, हमको 5 टन की जगह 7 टन का हमारे पास अनाज हो रहा है। अब क्या करना है, उस अनाज को ले गए तो जाना पड़ेगा, उस अनाज को मंडी तक ले जाने में मेरे को कितनी इफिशियंसी है, उस मंडी तक ले जाने में मेरे को कितना कम टाइम लग रहा है, मुझे कितना कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ रहा है, मेरा अनाज खराब तो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही वहां पे मैं बेचूंगा जब उस अनाज को, तब क्या सिचुएशन है, क्या मेरा अनाज जाते ही बिक जाएगा, क्या मेरा अनाज कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहेगा, कोल्ड स्टोरेज भी क्या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं कहाँ कहाँ बेच सकता हूँ, मतलब मैं क्या लिमिटेड हूँ कि मैं अपने स्टेट में या आसपास के एरिया में ही बेचूंगा, क्या मैं उसको किसी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्या मैं उसको जैसे नदर्न इंडिया से सदर्न इंडिया में नहीं भेज सकता। तो ये सब मार्केटिंग है। तो इनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर द इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर, तो फार्मर की इनकम तभी इंक्रीज होगी जब उसके फाइनल हाथ में पैसे ज्यादा आएंगे। प्रोडक्टिविटी या यील्ड ज्यादा होने से उसके हाथ में पैसे ज्यादा नहीं आएंगे, वो तब होगा जब फाइनली वो प्रॉफिटेबली, इफिशिएंटली, इफेक्टिवली उस चीज को ले जाके मार्केट में सही सलामत से बेचेगा, तब जाके उसके हाथ में पैसे आएंगे और तब उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। इसीलिए जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग 2 इग्नोर्ड टॉपिक रह जाते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ना मैंने बहुत सिंपल रखा है। 2020 में क्वेश्चन आया था कि ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स, मतलब मेन रुकावटें क्या हैं ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया के अंदर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जब हम ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट करते हैं तो उसमें क्या रुकावटें आती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करना है। तो सीधा मैं आपको कंटेंट पे लेके जाऊंगी। उससे पहले देखो कि प्रोसेस क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मैंने अपनी फसल काट ली, मुझे मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल गया। अब मुझे क्या करना है, उसको बेचना है। अभी काटते ही तो मैं बेच नहीं सकता ना, ऐसा नहीं है कि मेरे ट्रैक्टर खड़े हैं, डाला और लोड करा और ले गए। मुझे अभी उसको स्टोर करना पड़ेगा। हो सकता है अभी रेट अच्छी नहीं है, हो सकता है कि मैं वेट करना चाहती हूँ उस रेट के बारे में, उस पूरे कि जब मेरी रेट अच्छी हो जाएगी, अच्छा मुझे प्राइस मिलेगा, तब मैं बेचूंगा। तो मैंने क्या करा, उसको स्टोर कर लिया, फॉर अ मोमेंट मैंने स्टोरेज कर लिया। तो यहाँ पे आपको दिक्कतें भी दिखती जाएगी। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे जैसे यूरोपियन नेशंस की तरफ से हमारे क्वालिटी पे क्वेश्चन आता है कि सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम आपका इम्पोर्ट नहीं करेंगे, क्वालिटी इशू आता है। स्टोरेज के अंदर क्या है कि हर किसी किसान का इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो अपने घर के अंदर एक गोदाम बना सके या फिर कोल्ड स्टोरेज बना सके अगर पेरिशेबल है तो उनकी पेरिशेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज है नहीं। इवन गांव के अंदर भी कलेक्टिव जो स्टोरेज सेंटर्स होते हैं वो भी नहीं है। देन स्टैंडर्डाइजेशन कि आपके अनाज का क्वालिटी कैसा है, इज इट पुअर सॉर्टिंग, इज इट पुअर ग्रेडिंग, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, केमिकल है, इस तरह का आपका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। फिर हमको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट। अभी मान लो मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है, मुझे, मेरे को अनाज बेचना है, तो मैंने देखा ट्रांसपोर्टेशन, तो मैं क्या देखूंगी कि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन तो मिल गया, लेकिन सप्लाई चेन उस वक्त भी देखो, किसान ना सब कनेक्टेड रहते हैं। एक को अगर अच्छा भाव मिलेगा तो बाकी लोग भी उसी वक्त पे बेचेंगे, तो वहां पे सप्लाई चेन पुअर हो जाती है, कनेक्टिविटी पुअर हो जाती है। जो जितने भी ट्रैक्टर्स या जितने भी जो लोडिंग हमारे पास व्हीकल्स हैं वो सब फिल हो जाते हैं, तो वहां पे हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई है। देन भी हम पहुंच गए मंडी, एग्रीकल्चर मार्केट हम पहुंच गए, तो हमने क्या देखा कि वहां पे हमको पहले तो टैक्स एंड सेसेस देना पड़ेगा, फिर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, फिर वहां पे बहुत ही केयोटिक रहता है, कहीं कहीं स्टोरेज भी नहीं मिलता है। तो ठीक है, तो फिर ये दिक्कत हो गई, फिर प्राइस के अंदर दिक्कत आती है, फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के अंदर दिक्कत आती है। तो ये पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक ढांचा है जिसमें क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दिया है। थोड़ी सी भी डिटेल में बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारी लाइफलाइन है, मतलब वाइटल है। थोड़ा सा मैंने आपको ऐसे बैकग्राउंड दिया, इंट्रोडक्शन दिया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट
बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कभी ये मत समझना कि सिर्फ जो फूड ग्रेन या फिर जो ग्रेन या डिफरेंट काइंड ऑफ कल्टीवेशन की हम बात करते हैं वो है। इसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, लाइव स्टॉक भी आता है, हर एक चीज जो इससे एसोसिएटेड है वो आती है। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज को फाइनल मतलब जैसे हमने फार्मिंग करी, हमने हार्वेस्ट करा उसको, उसके बाद में उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हार्वेस्टिंग होता है, थ्रेशिंग होता है, विनोइंग होता है, बैगिंग होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर फाइनली उसको मार्केट में एक्सचेंज करते हैं। तो ये सारे उसमें स्टेप्स होते हैं। तो इसमें हर एक स्टेप के अंदर जो क्रॉप आउटपुट होता है वो कहीं ना कहीं लॉस होता है, कंसिडरेबल लॉसेस होता है। तो ये बहुत ही बेस्ट है कि अगर हम एक इफिशिएंट हाई वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग सिस्टम लेके आ जाएं, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग यूनिट जो है उनकी कॉस्ट कम से कम होगी। अगर हम एक ऐसा मार्जिन बिटवीन व्हाट फार्मर्स रिसीव, फार्मर्स को क्या मिलने वाला है जब वो अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, और उस देखो ये फार्मर है, ठीक है, ये मार्केट में गया, इसने इस प्रोडक्ट को बेचा, माना कि उसने बेचा 50 रुपए के अंदर। अब ये मार्केट है, ये मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये जाएगा कंज्यूमर के पास, इस कंज्यूमर ने वो चीज खरीदी 70 रुपए में। तो अब देख रहे हो फार्मर को मिला 50, लेकिन उसने कंज्यूमर ने कितने में खरीदा 70। तो ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है ना, ये फार्मर को मिलना चाहिए था। तो ये यहाँ पे हमको बात करनी है कि ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में काफ़ी फूड सिक्योरिटी के मामले में तो हम काफ़ी सिक्योर हो गए। उसके बाद में फार्मर की जो इनकम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट की वजह से कम होती गई, क्योंकि देखो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमने HYV सीड्स लेके आए, तो अभी हमको क्या करना है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी डालो, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स डालो, उसको अच्छा इरीगेशन दो। तो इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिसिट था सप्लाई चेन के अंदर। तो उसमें एंड दिस कंबाइंड विद द नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग लॉज ऑल्सो, जिसने मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को थोड़ा कम्बरसम बना दिया था। तो मेन कंस्ट्रेंट्स अगर हम ट्रांसपोर्ट के अंदर बात करें तो पहला आता है इनएडिक्वेट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी। लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं है, इनएडिक्वेट है वो। फिर सपोर्ट एंड फैसिलिटीज, ये जो फार्मर्स को इंश्योर करे कि उनका जो हार्वेस्ट है, उनकी जो कटी हुई फसल है वो टाइमली मार्केट पे पहुंच जाएगी और सबसे सस्ते दामों में पहुंच जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको नहीं लगेगा ज़्यादा, वो चीज़ का इंश्योरिटी नहीं है। फिर हमारे पास लेक ऑफ मोबाइल स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। मोबाइल कोल्ड स्टोरेज कैसे, चलती फिरती वेन्स होती हैं, जैसे कि बस का डब्बा, बस या फिर ट्रेन के डब्बे टाइप के कोल्ड स्टोरेज होते हैं, मोबाइल होते हैं, जहाँ पे चलते फिरते होते हैं, जहाँ पे जिस फार्मर को अपनी ज़रूरत है वो वहाँ पे इसको किराए पे ले लेगा, उसका जितना भी पोर्शन है उस वहाँ पे अपने पेरिशेबल रख देगा। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ऐसे एक्जॉटिक फ्रूट या फ्लावर्स या वेजिटेबल्स ऑल्सो जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है। तो ये इसकी सर्विस अवेलेबिलिटी है नहीं, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन सेंटर में बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो कि मेरे यहाँ पे कीवीज बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन या फिर मेरे यहाँ पे जो कोई टाइप का एक्सोटिक फ्लावर है वो बहुत होता है, लेकिन मैं रख के क्या करूँगी, मुझे उसको मार्केट में बेचूंगी तभी प्रॉफिट मिलेगा ना, और मैं उसको मार्केट में ले जाने में मुझे कम से कम 4 दिन लगेंगे। तो वो 4 दिन में वो खराब हो जाएगा। अगर मैंने उसको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा तो वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ज़रूरत है मोबाइल कोल्ड स्टोरेज की, ताकि वो उसकी मैं पेरिशेबल जो लाइफ स्पेन है उसको इंक्रीज कर सकूं। और बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट के जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अगर हम लंबे डिस्टेंस में बात करते हैं तो, और जो होते भी हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। इसके साथ ही जैसे मतलब मैं मार्केट में जब बेचने जा रही हूँ तो मेरे को 4 चीज़ें हो रही है कि मैं एक तो लोकल मार्केट में बेच रही हूँ, एक मैं गवर्नमेंट का जो MSP है उस पर बेच रही हूँ, एक मैं APMC जो मंडीज है वहाँ पे बेच रही हूँ। तो इन तीनों के अंदर मेरे को क्या दिक्कत आ रही है वो बात है। सबसे पहले अगर मैं लोकल मार्केट में बेचने चाहती हूँ तो सप्लाई चेन जो है वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिसिट तो है ही। कोल्ड स्टोरेज की बात कर ली हमने, उसके बाद में हर जगह पे पक्की रोड भी नहीं होती, कच्ची रोड होती है। फार्मर को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, क्योंकि तब क्या होता है कि बहुत बार इमरजेंसी भी होती है पैसे की कि मुझे अभी पैसा चाहिए। दूसरा, उनको लगता है कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, अनाज यहाँ पे बड़ा बड़ा खराब होगा, चूहे खाएंगे या फिर बारिश में गलेगा, इससे अच्छा है 50 की जगह 30 रुपए भी मिलते हैं तो इसको बेच दो। एंड ऑल्सो लेक ऑफ प्रॉपर वेयर हाउसेस फैसिलिटी भी नहीं है, जहाँ पे अगर एक्सेस में शॉर्टेज में हो गया तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करा जा सके। मान लो कि आज मेरे पास एक टाइम है जिसमें 1 साल के अंदर इंडिया में बहुत गेहूं हुआ, एक्सेसिवली गेहूं हुआ, तो क्या होगा
कि सडनली प्राइस गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई बहुत है, सप्लाई बहुत है तो प्राइस फॉल हो जाएगा। दूसरे साल में अकाल पड़ा, बिल्कुल गेहूं नहीं हुआ, बहुत ही कम गेहूं हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये जो प्राइस वॉलेटिलिटी है इसको बैलेंस करने के लिए हमको प्रॉपर वेयर हाउसेस भी चाहिए। अगर मैं गवर्नमेंट की एमएसपी पे जाके सेल करती हूँ तो गवर्नमेंट हर साल सिर्फ 23 या 24 क्रॉप्स की एमएसपी देता है, और वो भी लिमिटेड होता है, लेकिन उनका परचेज लिमिटेड होता है 3 क्रॉप पे, जिसमें वो व्हीट, राइस एंड शुगर परचेज करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है ये थ्रू आउट द कंट्री अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में अवेलेबल है या विलेजेस से काफ़ी दूर दूर अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको प्रोक्योरमेंट तक ले जाने में टाइम मिलता है, वो जा नहीं पाते हैं। तो जो फार्मर स्पेशली जो डेयरी प्रोडक्ट में एंगेज्ड हैं, जिनके पास बहुत सारे लाइव स्टॉक है, जो वेजिटेबल या फ्रूट में है, तो वो अपने कॉम्पिटेटिव प्राइसेस पे उसको मटेरियल को बेच नहीं पाते हैं बिना सिक्योरिटी के। अगर मैं एपीएमसी चली गई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडीज के अंदर में चली गई हूँ, तो मंडीज के अंदर क्या है कि मंडीज में तो पूरा एकदम लाइसेंस्ड मिडलमैन होता है, मतलब मिडलमैन होगा, वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा मेरा, तो मेरा प्रॉफिट तो थोड़ा खत्म हो गया ना। तो ये जो मिडलमैन होते हैं ये जनरली मनी लेंडर या सप्लाइंग सीड, ये क्या करते हैं कि अब सीड भी सप्लाई कर रहे हैं, फर्टिलाइजर भी सीड कर दे रहे हैं, पेस्टिसाइड्स भी दे रहे हैं किसान को क्रेडिट पे। तो मान लो कि मैं एक मंडी में ठेकेदार हूँ, तो मेरे पास एक किसान आया, मैंने बोला कि अरे कोई बात नहीं, अभी आप ले जाओ पैसे, आप ले जाओ फर्टिलाइजर ले जाओ, पेस्टिसाइड ले जाओ, जब फसल होगी तब देखी जाएंगी। अब उस किसान की फसल हो गई, अभी उसके पास पैसे नहीं है मेरे को देने के लिए। अब मैं क्या, वो मजबूर है कि वो जो फसल हुई है मैं जिस रेट पे लूंगी वो उसी रेट पे बेचेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसको सामान दिया है, तो वो बेचारा ऑब्लाइज्ड हो गया है वहां पे। तो ही इज फोर्स्ड टू सेल, कि वो अपना प्रोडक्ट मेरे को बेचेगा चाहे मैं उसको 5 रुपए कम दे रही हूँ। आप समझ रहे हो सिचुएशन, इश्यू ये है। तो ये बात हो गई मार्केटिंग में। और क्या है कि बेटर रिटर्न का इंश्योरेंस नहीं होता है, पेरिशेबल मार्केट है, प्राइमरी जो रूरल मार्केट्स हैं वहाँ पे उन पे डिपेंडेंस है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मिडलमैन का प्रेजेंस है, प्रैक्टिसिंग इनफॉर्मल ट्रेडिंग ऑल्सो होता है। तो इस तरह के कुछ इश्यूज हैं। तो हम कैसे इनको रिजॉल्व करेंगे? पहले तो हमको एफपीओज, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको हमको प्रमोट करना है। इससे क्या होगा कि जो मेंबर हैं इसके, जो फार्मर्स खुद इसके मेंबर बनेंगे, वो सीधा डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं बायर और प्रोसेसर के बीच में। कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, बेटर प्राइसेस मिलेगा, मंडीज के थ्रू प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केट को इंटीग्रेट करना है, जैसे ई नाम आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो यहाँ पे क्या आप अपने जो फसल है उसको ट्रेड कर सकते हो। तो ट्रेड के अंदर आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो उसको, कि भाई मैं आपको जो फ्यूचर में जो रेट होगी उसके हिसाब से पैसा दे दूंगा, आप अपना 50 टन मेरे लिए रख दो। तो गवर्नमेंट ने ग्राम भी अनाउंस करा है, जिसमें ग्रामीण रूरल एग्रीकल्चर मार्केट है, जैसे मिनी मार्केट टाइप होगा। तो फार्मर और मार्केट के बीच में जो गैप है, मतलब इंडिया में भी काफ़ी सारी जगह पे हैं, पर्टिकुलरली मुझे एक जगह का एग्जांपल याद आ रहा है कि मैंने एक मूवी में देखा था ये, कि वहाँ पे जो फार्मर्स हैं आसपास के, वो खुद अपना सामान लेके मार्केट में बैठते हैं कि वीक में एक बार इधर मार्केट लगेगा, जिस चीज़ को जो सामान चाहिए वो आ जाते थे। तो फार्मर और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन था, तो सीधा प्रॉफिट फार्मर के जेब में जाता था। लीगल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। जो 3 लॉज हैं वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज हैं, उसमें लेट्स सी क्या होता है। हावेवर अगर उन लॉज को हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो हमको बहुत ही इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। गवर्नमेंट को बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, जिसमें फार्मर यूनियंस एंड जो फार्मर्स हैं उन सबके कॉन्फिडेंस में लाके उनको बात करें। और ये दिस थिंग ना, कि हम लोग सिर्फ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, हमको पूरा इंक्रीज करना है, पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है इसको इम्प्रूव करना है। किसान रेल, किसान उड़ान और ऑल इंडिया एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर, किसान रथ ऐप, ऐसे कुछ वेज बनाए गए हैं जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। इसके साथ ही मार्केटिंग के लिए भी जो ट्रेडिंग मॉड्यूल है, ई नाम है, ये सब, या जो नए फॉर्म लॉज है या वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग है, इन सब की वजह से मार्केटिंग में शायद थोड़ा ईज हो जाएगा। तो ये आप एट द एंड कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो इसमें कंटेंट जो है वो काफ़ी टफ नहीं है, काफ़ी सिंपल कंटेंट है। थोड़ा सा बैठ के सोचोगे तो आपको 10 समस्याएं समझ में आ जाएगी कि क्या दिक्कत है। तो इट इज़ नॉट दैट टफ क्वेश्चन, बट आई होप कि आपको ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट है वो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। सो आज का मेन एम यही था कि आपको ये समझ आ जाए। इस टॉपिक को जनरली हम पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा। मैंने भी छोड़ा था एक बार, तो आई डोंट वांट यू टू मिस ऑन दिस टॉपिक कि हमने ऐसे इग्नोर करके छोड़ दिया इसको। सो आई होप आपको अभी क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ तो इसमें से लिख ही दोगे डेफिनेटली। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। एंड दिस इज इट हियर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।